मेरे प्यारे देशवासियों को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज हम नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के कुछ फैक्ट्स को देखेंगे क्या है। सबसे पहली चीज तो लोकतंत्र को बधाइयां, क्योंकि नेपाल में या ये कहानियां आ रही थी, हो सकता है कि कुछ राजतंत्र टाइप का स्थापित हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेनजी जो पीढ़ी है जेनजी जो पीढ़ी है वो लोकतंत्र को ही चाहती है। भले वो रील्स में नाचती जरूर है, मस्त रहती है, लेकिन उसको अपना लीडर जो चाहिए वो एक पढ़ा लिखा सिविल एक्टिविस्ट या न्यायविद, शिक्षक ऐसा ही चाहिए। जैसा कि आपने नेपाल में देखा, अभी हम देख रहे हैं। इसके पहले की अगर बात करें, बांग्लादेश में भी जो अभी तख्ता पलट हुआ था उसमें यूनुस जी जो थे वो भी एक सिविल एक्टिविस्ट थे और इकोनॉमिस्ट थे। तो जेनजी जो पीढ़ी है, भले वो मीडिया या सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और फालतू चीजें ज्यादा जरूर करती है, वो सभी को पता है, लेकिन वो अपना लीडर या उसके एक चीज ये क्लियर हो रही है कि उसके जो फैक्ट्स हैं आगे वो जैसे बढ़ना चाहती है, उसको एक सही मार्गदर्शक या एक शिक्षाविद या कोई एक सोशल एलिमेंट ही हो जो पॉलिटिकल ना हो। अब यहाँ पे अगर जाने जो बांग्लादेश के बाद अगर बात करें, कुछ चीज़ें ज़रूर नेपाल ने सीखी हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। जो आपकी सुशीला कार्की जी हैं, ये आपकी अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। अंतरिम सरकार की अगर बात की जाए, अंतरिम सरकार की क्या बात है? अंतरिम सरकार का मतलब है कि जब कोई भी किसी भी शासन में इस्तीफा या भंग हो जाता है या किसी भी कारणवश, जैसे अभी दंगे हो गए या ऐसे कुछ जो भी आंदोलन हुए, इसकी वजह से सरकार का लीडर नहीं है, तो अंतरिम सरकार बनेगी तब, और उसके बाद चुनाव फिर से कराए जाएंगे। उस चुनाव के पहले तक ये अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री रहेंगी और अपने दायित्व को निर्वहन करेंगी। ठीक है, एक चीज जरूर उनके बारे में बोला जाएगा कि सत्य सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान जरूर रहेगा, जैसा यहां रहा। तो एक और वर्ड में कहा जा सकता है, सत्य परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं किया जा सकता, जैसा कि इन्होंने प्रूफ कर दिया। नेपाल की जेनजी जनरेशन ने प्रूफ कर दिया। अगर इनके बारे में बात की जाए, ये नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस, प्रधान मुख्य न्यायाधीश थी। जैसा कि इसको भारत से रिजेम्बलेंस जोड़ा जाए, रिजेम्बलेंस बनाई जाए, तो अगर अभी देखा जाए तो इस वर्ष आपकी बी नागर रत्ना जो बेंगलुरु से बिलोंग करती हैं, वो भी भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश हैं, फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कुछ मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एशिया की पॉलिटिक्स तो कुछ चेंज हो रही है, पीढ़ी बदल रही है। जो जेनजी पीढ़ी, आप जैसा भी कहें कि वो जो भी सोशल मीडिया में एक्टिविटी करती है, लेकिन वो अपना लीडर वैसा ही चाह रही जैसे अगर भारत की बात करें, आजादी से पहले जो अच्छे नायक होते थे, उस समय के लीडर्स पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान और देश को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए ही सोचते थे, तभी आजादी मिली। अगर वैसे लीडर नहीं होते तो आजादी अगले 200 सालों तक नहीं मिलती आपको, या हमें नहीं मिलती। हम ऐसे जो जितनी सारी स्वतंत्रताएं लेके घूम रहे हैं, स्पीच की, दुनिया भर की स्वतंत्रताएं जो आर्टिकल्स या संविधान में दी गई हैं, वो कुछ ना मिलता। तो जेनजी पीढ़ी समझ रही है, उसको गलत मत सोचे, वो समझ रही है कि हमारे लीडर वही उस टाइप के होने चाहिए जो केवल पॉलिटिक्स की बातें ना करें, वो देश हित में ही कार्य करें। चलिए, अब कुछ काम की बातें अगर करें, सारी ये भी काम की बातें हैं, खराब बातें नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स की बातें करें। हमारा एक उद्देश्य भी रहता है कि छात्रों को भी कुछ काम की चीजें मिले। अगर सुशीला कार्की जी की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी लॉयर तो रही हैं, नेपाली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रही हैं, ये ऑथर भी हैं। जैसा इन्होंने अपना 2018-17 के आसपास एक नॉवल, एक आत्मकथा आत्मकथा उन्होंने न्याय नाम की एक आत्मकथा लिखी है, न्याय। और एक नॉवल कारकी, कारकी तो इनका नाम है। जैसे ये नॉवल अभी कारा, ये नॉवल अपना ही नॉवल पढ़ रही है, कारा नाम का एक नॉवल है जो उन्होंने लिखा है। इनके बारे में कहा जाए तो ये सरकार से निडर रहती थी, इनके अपने डिसीजंस
या अपने कई सारे फैसले की वजह से सरकार इनके विरुद्ध रहती थी। जो अभी प्रेजेंट पीएम थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने ही इनको अपॉइंट किया था या उनके ही सजेशन से इनको चीफ जस्टिस बनाया गया था। थोड़ा सा ये ऐसा आप इंडिया में भी देखते हो कि जो चीफ जस्टिस बनता है तो थोड़ा बहुत तो सरकार का सपोर्ट होता ही है, तो वहां पे भी रहा होगा। लेकिन उसी सरकार ने क्यों उनके ऊपर महाभियोग चलाया, इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया 2016 के अराउंड, तो क्यों? क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध जाके ऐसे फैसले दी जो उनको नहीं पसंद थे। और सही बात है, अगर आप न्यायविद हो तो आपको वही फैसले लेने चाहिए जो जनता के लिए सही हो। तो इन्होंने वैसा ही किया, तो उनके ऊपर महाभियोग लगा के हटाया गया। अब अगर बात की जाए तो जो जनजी पीढ़ी थी वो ऐसा ही एक चेहरा चाहती थी जो पॉलिटिकल ना हो। अभी जब वर्चुअल मीटिंग हुई तो उसमें जो हामी नेपाल जो मेन ऑर्गेनाइज कर रहा था एनजीओ इस क्या कहते हैं इस आंदोलन को, तो उसने अपनी शर्तें रखी कि भैया सबसे पहली चीज तो कोई पॉलिटिकल फेस तो नहीं होना चाहिए, मतलब जो आंदोलन से जुड़े हैं वो ऐसे लोग फेस नहीं हो सकते, तो अच्छी बात है। दूसरी चीज थी कि जो ये गोलियां वगैरह चलाई गई उसका एक जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। तीसरी चीज, जो ये नेता मंत्री पैसे खा चुके हैं, खा के बैठे रहते हैं, जो इनके अपनी प्रॉपर्टीज हैं, पर्सनल हैं, जो भी इनकी जांच के लिए कोई भी प्राधिकरण बनाया जाए और ऐसा भारत में भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ठीक है। सुशीला कार्की जी के बारे में और बात की जाए तो इनका अगर एजुकेशनल की बात की जाए तो इन्होंने इंडिया से क्या कनेक्शन है, तभी अगर आप देखोगे तो इंडिया से इनका कनेक्शन है। इन्होंने भारतीय हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है आपकी बनारस में यूपी में, वहां से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस 1975 में कंप्लीट किया। देन इसके बाद त्रिभुवन यूनिवर्सिटी वहां पे नेपाल जाके उन्होंने अपना लॉ की डिग्री की। देन उसके बाद ये लॉयर विराटनगर आपका नेपाल में है, वहां से उन्होंने अपनी वकालत स्टार्ट की। फिर 2007-8 के आसपास ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अडॉक जज बनी। उसके बाद फिर इनको परमानेंट बनाया गया। देन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल 2016 के अराउंड बनाया गया इनको। तो इनकी जर्नी बहुत अच्छी रही, उन्होंने देश के लिए ही अपने नेपाल के लिए ही कार्य किया। तो वहाँ की जेनजी जनरेशन जो है युवा, इनके फेस के लिए सहमति बननी ही थी। और भी 2-4 नाम थे, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह थे, एक और थे, लेकिन उनमें राय ना बन पाती। तो जेनजी पीढ़ी की ये बात सही है कि वो भले सोशल मीडिया में फालतू कार्य ज्यादा करती है, काम में लगी रहती है, लेकिन उसको डायरेक्शन देने वाला वो चाहती है कि मुझे कोई एक बढ़िया डायरेक्शन दे। सुशीला कार्की जी की बात की जाए तो ये भी एक शिक्षक रही हैं, और शिक्षक के बारे में जरूर कहा जाता है शिक्षक के ही गोद में प्रलय और निर्माण खेलता है। जो नेपाल ने सिद्ध कर दिया कि एक शिक्षक ही प्रलय कर सकता था और निर्माण भी करेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी लोकतंत्र के लिए जो आगे अच्छी चीजें देखना चाहता है, अपने समाज का विकास करना चाहता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष जरूर है, एक दूसरा पक्ष जरूर है। अगर हम उनकी बात करें तो किसी भी आंदोलन में नुकसान जरूर होता है। नुकसान देखिए, कभी भी तराजू एक तरफ नहीं झुकेगा, कुछ ना कुछ दूसरी तरफ झुकेगा ही झुकेगा। अब क्या क्या नुकसान हुए जो हमें अभी थोड़े से पता चल रहे हैं, ब्रॉड वे में तो ज्यादा ही होंगे, थोड़े से जो पता चल रहे हैं कि जैसे नेपाल में टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म का ही ज्यादा काम है। लोग पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, इंडिया से ज्यादातर लोग जाते हैं क्योंकि शिव जी का पशुपति रूप है वहां पे। तो और कई सारे आपकी माउंटेन सीरीज हैं वहां पे, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो लोग देखने के लिए आते हैं। नेचुरल ब्यूटी है, अच्छी है। तो क्या हुआ अभी कि जब ये आंदोलन हो रहे थे तो कुछ आंदोलनकारी में कुछ ऐसे बैड एलिमेंट कहा जाए, अराजक तत्व जरूर होते हैं जो उस आंदोलन की दिशा को जरूर खराब करते हैं। उनका काम ही वही करना है, लूट घसोट करना। जैसे कुछ लोग जो वहां पे आपके पर्यटन के लिए गए थे, पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए गए थे या घूमने के लिए गए थे, उन भारतीयों को लूटा गया। भारतीय चैनल में तो भारतीयों को बताया जाएगा, और भी वहां टूरिस्ट गए होंगे उनको भी लूटा गया होगा। तो अगर दिशा एक तरफ केवल होती तो एक तरफ के लोग कभी नहीं रहते। आंदोलन में फायदा तो होगा लेकिन नुकसान भी होगा ही। जैसे पर्यटन से
सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ। कई लोग जो उस क्षेत्र के, जो इंडिया के बॉर्डर एरिया के या जहाँ से भी गए होंगे उस समय दौरान में जब ये आंदोलन चल रहे थे, तो अब बहुत बार सोच के ही वहाँ जाएँगे। तो नुकसान तो कुछ छवि तो खराब हुई। दूसरी चीज़ में कहा जाए तो नेपाल बहुत बड़ा आपका ये नहीं है कि बहुत संपन्न देश है या बहुत सारे उसमें रिसोर्सेज़ है। इतना सारा कहा जा रहा है कि चलो नेताओं के पास कैश था वो जला दिया गया। ठीक है, चलो जल गया, उसको या तो सरेंडर कराते हैं, चलो वो तो पॉलिटिकल ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम सोच ही नहीं सकते। जैसा मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर अकाउंट में आएँगे। ठीक है, मैं किसी का सपोर्टर और विरोधी नहीं हूँ। जो चीज़ खराब लगेगी उसको सामने बोलूँगा, जो चीज़ अच्छी है उसको भी सामने ही बोलूँगा। तो एक तो वहाँ पे जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया गया, वो पब्लिक ही प्रॉपर्टी आपके ही टैक्स से बनाई गई थी। कितने साल पीछे चला गया नेपाल। अब फिर वो कर्ज लेगा, कर्ज के वजह से टैक्सेस लगेंगे, जो वहाँ के जो बिज़नेसमैन होंगे या जो भी हैं, टैक्सेस बढ़ेंगे, वो आगे आप उनको दिखेगा। वही बिज़नेसमैन तो आपको नौकरियाँ देंगे। तो आंदोलन का एक पक्ष ज़रूर होता है कि जिसमें जनता को ही पिसना होता है। ठीक है, जो नेता मंत्री उनकी कुर्सी ही गई बस। वो अपने फिर सेटल हो जाएँगे, आराम से मस्ती करेंगे। तो आंदोलन आगे अगर हो भी तो शांतिपूर्वक, तो सबसे पहले शांतिपूर्वक होने चाहिए। अगर शांतिपूर्वक नहीं, थोड़ा-सा हिंसा हो रही, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा-सा उग्र हो रहा है, अपने आवाज़ को बोलने के लिए आपको आवाज़ को थोड़ा-सा टोन बढ़ानी पड़ रही है, तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो अराजक तत्व हैं, उनकी एंट्री कैसे बैन की जाए, वो ज़रूर आगे के आंदोलनों में सोचा ज़रूर चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा नुकसान जो नेपाल ने देखा है अभी, वो अगले कई वर्षों तक उसको झेलना ज़रूर पड़ेगा। ये दुखद पार्ट है, लेकिन अच्छी बात ये है लोकतंत्र की जीत हुई। लोकतंत्र ही एक जनता का आधार या आगे शासन का आधार होना चाहिए। यही सबसे मेन चीज़, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी बधाइयाँ हैं कि जो भी भारत तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो मैं बधाई ज़रूर नेपाल को दूँगा और आगे के लिए मैं कहूँगा कि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, जो ऐसी जनरेशंस को, या अब तो जनरेशंस और आगे आ गई हैं, जनरेशन अल्फ़ा और बीटा चल रही हैं, तो ऐसी जनरेशंस को आगे ऐसे कदम उठाने ही ना पड़े। उस देश से भी रिलेटेड अपना भारत भी है और भी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको भी मैं चाहूँगा कि वहाँ के नागरिक लोग थोड़ा-सा ऐसा करें कि मिल के सरकार भी अच्छे से कार्य करे, अच्छा नेता चुने, तभी सरकारें अच्छी बनेंगी और अच्छा कार्य करेंगी। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट और कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार।